आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समाज सुधारक महानायिका की। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी समाज सुधारक उग्र क्रांतिकारी की। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी समाज सुधारक वीरांगना की जिसने इस देश के इतिहास में एक अनूठी पहल की। हालांकि इस देश के इतिहास में उस महानायिका को वह जगह नहीं मिली जिसकी वह वाकई हकदार थी। कुछ दिनों के अंतराल में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने उस महानायिका को इस देश के लोगों के सामने उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वाकई वह है कौन? और जब लोग उनके बारे में जानने लगे, देखने लगे, समझने की कोशिश करने लगे, तो देखते ही देखते करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचने लगी। और आज हम बात कर रहे हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की। हेमलता बैरवा जो कि 12 में एक शिक्षिका है, उन्होंने 26 जनवरी 2024 को एक मुद्दे पर जो कि आज बड़ी बहस का विषय बन गया, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई, गांधी जी और अंबेडकर जी की तस्वीर लगा करके वो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाने जा रही थी। लेकिन ये हमारे देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको वो चीजें नहीं मिली जिनको जानकर वो और आगे बढ़ सकते थे और ताकतवर हो सकते थे। और यही बात थी कि सावित्रीबाई फुले के बारे में वह लोग भी नहीं जानते थे जिनके लिए वह काम कर रही थी, जिनको वह शिक्षित करना चाहती थी, जिनको वह आगे बढ़ाना चाहती थी, जिनकी उत्थान के लिए वो उन्होंने काम किया था। तो उन लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध स्वरूप बात इतनी आगे बढ़ी कि सावित्रीबाई फुले की तस्वीर को हटा करके सरस्वती की तस्वीर लगाने के लिए उस शिक्षिका को मजबूर किया गया। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि सावित्रीबाई फुले ही शिक्षा की वास्तविक देवी है और उन्हीं की तस्वीर रख करके और हमें गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाना चाहिए। और इसीलिए मैं शिक्षक बहन हेमलता बैरवा को भी सैल्यूट करूंगा और मैं कहना चाहूंगा, हेमा सावित्री दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी हेमा आपने जो सावित्री दियो बताई। यानी ये एक ऐसी लकीर खींची है उन्होंने जो आने वाले दिनों में सच को सच और झूठ को झूठ परखने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी कि वास्तव में किन किन लोगों ने इस देश के लोगों का उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस महानायिका, उस वीरांगना, उग्र समाज सेविका, क्रांतिकारी, कवयित्री, लेखिका और इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका। प्रथम महिला मतलब यहां पर हम बात करें प्रशिक्षित, जैसे कि एसटीसी और बीएड करने वाली जो होती है, उस तरह से शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित महिला शिक्षिका इस देश की, जो कि 1848 में जिन्होंने वो प्रशिक्षण लिया और 1848 में ही लड़कियों के लिए पुणे में एक स्कूल की स्थापना की। वह सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नाई गांव में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम खांडेराव नवासे था और उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। बहुत कम उम्र में यानी 9 साल की उम्र में ही उनका पुणे के ज्योतिराव फुले के साथ विवाह संपन्न हुआ, जो कि एक मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए थे। सावित्रीबाई फुले के बारे में तो उनके बचपन की कहानी है कि एक दिन वो
खेत की तरफ जा रही थी तो वहां पर रोड के किनारे कुछ ईसाई मिशनरी महिलाएं जो थी वह अपनी साधना में लीन थी। जब सावित्रीबाई ने देखा कि वह जो महिलाएं हैं वहां बैठी वो क्या कर रही, तो वो डर डर के उनकी तरफ जाने लगी। तो महिलाओं ने उनको बुलाया और पूछा, आओ डरो मत। और जब उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उनका एक किताब है, एक बाइबल है, आप इसे पढ़ो। बोला मैं तो पढ़ना जानती नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो चित्र है इसमें इनको देखो, आपको इनसे भी आनंद मिलेगा। और जब बातचीत हुई तो उसके बाद उनको वो किताब दे दी। जब वह घर आई और वो किताब देख रही थी तो उनके पिता उनसे नाराज हो गए कि लड़कियों को पढ़ना इस समाज के अंदर पढ़ना अलाउ नहीं है। और उस समय पर ये मान्यता ही थी कि हिंदू लड़कियां अगर पढ़ती है तो उनका सुहाग उजड़ जाता है, शादी के बाद वो विधवा हो जाती है। और मुसलमानों में ये प्रथा थी कि जो मुस्लिम लड़कियां पढ़ती है वो बदचलन हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती। और यही बात है कि जब स्थितियां इस प्रकार की थी तो उनके पिताजी ने उस किताब को फाड़ के फेंक दिया और अल्प आयु में ही, उस जमाने में बाल विवाह एक कॉमन चीज होती थी, और उनका विवाह हो गया। जब विवाह के बाद वो अपने ससुराल पहुंची तो ज्योतिराव फूले जो थे वह मिशनरी स्कूल से पढ़े हुए थे, होनहार थे। उन्होंने एक दिन सावित्रीबाई फूले से पूछा कि आप क्या चाहती है? तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं। और इस बात से ज्योतिराव फूले बहुत खुश हुए। उन्होंने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और स्वयं पढ़ाया। वो खुद कहते हैं कि सावित्रीबाई फूले मेरी प्रथम शिष्या है और उन्होंने पढ़ करके प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षित महिला शिक्षक बनी। 1848 में पुणे के भिडेवाला में उन्होंने एक स्कूल खोली और वह स्कूल खोल करके उसमें शूद्र और अति शूद्र जाति की लड़कियों के लिए पढ़ाई शुरू की। शूद्र जो कि आज के ओबीसी हैं और अति शूद्र जो आज के SC ST हैं, उन लोगों के लिए जिनके पुरुषों तक के लिए शिक्षा का अधिकार दूर दूर तक नहीं था। और फिर लड़कियां दलितों, पिछड़ों यानी शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए कोई रास्ते नहीं थे। उस जमाने में सावित्रीबाई फूले ने वो शुरुआत की, एक ऐसी क्रांतिकारी शुरुआत, ऐसी स्थितियों में शुरुआत जो कि धर्म कर्म की बिल्कुल विरोध जाती थी और ऐसी स्थितियां बना रखी थी, ऐसे कर्म कांड, ऐसे अंधविश्वास उस जमाने में कायम थे जिसके कारण कोई पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि शूद्र भी पढ़ेंगे या फिर महिलाएं भी पढ़ेंगी। महिलाएं चाहे वो किसी भी समाज की हो, उनको शूद्र ही समझा जाता था और इसलिए उनके लिए पढ़ाई के जो रास्ते थे वो बिल्कुल बंद थे। लेकिन 1848 में उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया और देखते ही देखते 1851 तक उन्होंने 3 स्कूल खोले। इस दौरान उनके साथ एक घटना घटित हुई। जब एक दिन माता सावित्रीबाई फूले स्कूल से पढ़ाकर आ रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर कीचड़ फेंका, गोबर फेंका, उनके कपड़ों को गंदा कर दिया। और हद तो तब हो गई जब एक लफंगे ने सामने आकर के उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा ये जो नौटंकी है पढ़ाने की, लड़कियों को शिक्षित करने की, उसे बंद करो। तब सावित्रीबाई फूले से रहा नहीं गया और उन्होंने पकड़ करके 2 तमाचे जड़ दिए। उसके बाद किसी ने उनके सामने आने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन जब वो घर पहुंची
तब ज्योतिबा राव फूले के सामने जब बात आई तो वह रोने लग गई। तो उन्होंने कहा कि समाज से इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो समाज दलदल में फंसा हुआ है वह केवल कीचड़ फेंक सकता है। लेकिन जब ये बात उनके ससुर जी गोविंदराव फूले को पता चली, जो पहले से इस बात से नाराज थे कि महिलाओं को शिक्षित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये धर्म कर्म के विरुद्ध है, समाज वाले पहले से ही दबाव डाल रहे थे। और जब ये बात आई तो उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, स्कूल बंद करना पड़ेगा, या तो स्कूल छोड़ो या फिर घर छोड़ दो। महात्मा ज्योतिराव फूले को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने सावित्रीबाई फूले को कहा कि अपने सामान पैक करो और यहां से चलो, क्योंकि जो अलग उन्होंने जगाई थी इस समाज में परिवर्तन लाने की, वह परिवर्तन बिना शिक्षा के संभव नहीं था। क्योंकि शिक्षा के बारे में उनके जो विचार थे वो बहुत क्रांतिकारी विचार थे। शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त के बिना सब कुछ गया। तो शिक्षा ही इन सारी चीजों की जननी है, जिसके कारण सारे रास्ते जो है उत्थान के और उन्नति के विकास के जो निकलते हैं, वो महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ने के बजाय घर छोड़ना उचित समझा। जब महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित होने के कारण और शिक्षा देने के कारण जब घर छोड़ना पड़ा, तो उन्हें पनाह दी महात्मा ज्योतिराव फूले के एक दोस्त उस्मान शेख ने। उन्होंने अपने घर में रखा और उनकी जो बहन थी फातिमा शेख, वह माता सावित्रीबाई फूले की अच्छी दोस्त बनी और फिर दोनों ने मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के साथ माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा पर काम किया और एक बड़ा आग्रह किया, और वह आग्रह इस बात का था कि महिलाओं को उन्होंने भड़काया, उनमें अग्रेशन खड़ा किया कि बिना पढ़े कुछ संभव नहीं है। उन्होंने मराठी में कविताएं लिखी और कविताओं के माध्यम से उनमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने की कोशिश की। मैं यहां पर उनकी एक कविता के कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूंगा। आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब हो जाता है, बिना ज्ञान के हम सब पशु हो जाते हैं। अब और बेकार मत बैठो, जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, सीखने का मौका है, इसे मत खो। जितना जल्दी हो सके ब्राह्मणों के शास्त्रों को जल्दी फेंको और सीखो और ज्ञान अर्जित करो। ये क्रांतिकारी विचार थे माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने उस जमाने में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1952 में पुणे ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट आई, जिसमें यह कहा गया था कि पुणे के अंदर सावित्रीबाई फूले द्वारा संचालित जो स्कूलें थी, उसमें जितनी लड़कियां पढ़ती थी, वह पुणे शहर के अंदर जितने लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में केवल लड़के पढ़ते थे, केवल छात्रों के लिए थी, छात्राएं नहीं पढ़ती थी, जबकि सावित्रीबाई फूले की स्कूल्स में लड़कियां पढ़ती थी। तो पुणे के अंदर 1952 में लड़कों से 10 गुना ज्यादा लड़कियां अध्ययन कर रही थी, और रिपोर्ट में यह आया कि अगर यही स्थितियां चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा
जब महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाएंगी और जो पुरुष हैं वह एक दिन शर्म के मारे सिर झुकाते हुए नजर आएंगे। और आज पुणे जो एजुकेशन का हब है वह उन्हीं महापुरुषों की देन है जो लगभग 200 साल पहले जिन्होंने ये कारवां शुरू किया था, और आज उसी का नतीजा है कि स्थितियां इस प्रकार की है। तो माता सावित्रीबाई फूले जो है उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, और बाद में ये जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या बढ़कर के हो गई 18। यानी अपने जीवन काल में उन्होंने 18 जगहों पर स्कूल खोले और उनको संचालित किया, और संचालित भी इस तरीके से किया कि बेहतरीन शिक्षा जो है उनको प्रदान की। माता सावित्रीबाई फूले केवल शिक्षिका ही नहीं थी, उनका मकसद और मतलब केवल शिक्षा देना नहीं था, उसके अलावा उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में और भी कई काम किए। 1954 में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह, जो कि विधवा महिलाओं के लिए आश्रय गृह के नाम से जाने जाते, और वह इस प्रकार की स्थितियां थी कि वह जमाना था जब यहां के देसी राजाओं और अंग्रेजों के बीच अपने वर्चस्व की लड़ाइयां जो थी वो चल रही थी, और उस दौरान कई सारे सैनिक दोनों तरफ से मारे गए थे, और वह सैनिक यहीं के इसी देश के थे। पेशवा काल में जो सैनिक मारे गए थे तो उनकी जो महिलाएं थी वह अधिकांश विधवा हो गई, लेकिन सनातनी परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों में विधवा पुनर्विवाह जो था वह नहीं होता था, और विधवाओं को एक अलग जगह पर छोड़ दिया जाता था, अलग थलग करके उनके बाल जो सिर जो है वो मुड़वाया जाता था, लेकिन उनके साथ यौन शोषण भी होता था, जिसके कारण ऐसी स्थितियां थी कि जो विधवा महिलाएं थी वह कई बार गर्भवती हो जाती। तो ऐसी स्थितियों के कारण एक ऐसा वाकया हुआ उस दौरान जब एक महिला के साथ किसी प्रकार का यौन शोषण हुआ, जिसके कारण उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जो समाज था उसने उसको प्रेशराइज किया कि ये गलत काम किया है, तो आप इस बच्चे को मार दो, और उस महिला ने अपने खुद के बच्चे को मार दिया। मारने के जुर्म में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने उस महिला को इस जुर्म में सजा दी और उसे आजीवन अंडमान कारागृह में भेज दिया। जबकि इस प्रकार का जो शोषण करने वाला जो पुरुष था उस पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं हुआ। इससे प्रेरित होकर के माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले ने एक आश्रय गृह खोला ऐसी महिलाओं के लिए, और ऐसी ही महिलाओं में एक महिला थी काशीबाई, जो कि ब्राह्मण समाज से आती थी। विधवा होने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा गया यशवंतराव। इसी बच्चे को माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले ने गोद लिया, और गोद लेकर के अपना दत्तक पुत्र बनाया, जो कि राव बड़ोल के साथ था। 1873 में महात्मा ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नाम की किताब लिखी, और ये किताब जिसने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और साथ ही धार्मिक अंधविश्वास इस देश के अंदर कायम थे, उनकी पोल खोल करके रखी। ये इतनी प्रसिद्ध हुई जिसके कारण महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले का जो आत्मविश्वास था वो बढ़ा, और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य यह था कि सच को सच और झूठ को झूठ, यानी सच को सामने लाया जाए। और सच किस बात का कि जातियां किसने बनाई है, ये जो भेदभाव की स्थितियां पैदा हुई है, ये छुआछूत किसने उत्पन्न किया है, ये लैंगिक भेदभाव किसने पैदा किया, इसका कारण कौन है।
तो ये जानने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उसी के माध्यम से आगे का जो काम था उसको उन्होंने जारी रखा। 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फूले का निधन हुआ, तब समाज की रूढ़िवादिता से ऊपर उठ करके माता सावित्रीबाई फूले ने स्वयं महात्मा ज्योतिराव फूले का दाह संस्कार किया, जबकि उस जमाने में एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी सारी रूढ़िवादिता से ऊपर उठ करके उन्होंने ये काम किया और अंत तक इस समाज को शिक्षित करने, जागरूक करने और समाज सेवा का कार्य करने के लिए वो लगी रही। 10 मार्च 1897 को उस समय महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था और वह लोगों को जो प्लेग से ग्रसित थे उनकी सेवा करने में लगी हुई। उनके जो दत्तक पुत्र थे यशवंतराव, वो उस समय तक डॉक्टर बन चुके थे और उन्होंने इसी काम के लिए क्लिनिक खोली हुई थी और माता सावित्रीबाई फूले जो थी प्लेग से ग्रसित बच्चों को ला करके वहां पर उनका इलाज कर रही थी। एक दिन एक बच्चे को जब वो लेके आ रही थी, प्लेग से ग्रसित बच्चे को, तो खुद प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका परिनिर्वाण हुआ। ऐसी थी हमारी महानायिका माता सावित्रीबाई फूले। और जब हम ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवा के नायकों की कहानियों की जब हम बात करते हैं, उनके जीवन वृत्तांतों को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे राजनीतिक रूप से इस देश को आजाद कराने वाले नायक हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी को खत्म करने की जो लड़ाई लड़ी, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक लड़ाई जो है हजारों सालों की गुलामी, ये देश का ये पूरा समाज जो झेल रहा था, उसके विरुद्ध समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ने लड़ी। तो मैं सैल्यूट करता हूं माता सावित्रीबाई फूले को और मैं चाहता हूं कि उनके विचार, उनके काम जन जन तक पहुंचे। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जय भीम, जय भारत, जय फूले। धन्यवाद।